नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 27 अप्रैल के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, विनीत सर सुबह आपके लिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस बना चुके हैं, तो ये सारी न्यूज़ेस आपके साथ ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। एडिटोरियल्स बाकी हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एडिटोरियल्स में कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, तो सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी को लेके एक आर्टिकल है। बेसिकली हमारे संविधान के अंदर फ्रैटर्निटी के उदय को लेके एक आर्टिकल है। फिर इंडिया के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भारत सरकार कैसे रेगुलेट कर रही है और इनका रेगुलेशन ही जरूरी है, प्रोहिबिशन एक सही तरीका नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। केरला के कैथोलिक चर्च में अंदर ही अंदर एक स्किज्म, एक दरार देखने को मिल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। बाइडेन वर्सेस ट्रंप 2024 में जो यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें बाइडेन वर्सेस ट्रंप की डिबेट ऑन है, इसको देखेंगे। राजस्थान के अंदर गिग वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए एक नया बिल लेके आया गया, इस बिल की खास बात क्या है, इसको देखेंगे। थर्ड जन वेब से रिलेटेड एक आर्टिकल है, कुछ एक दो पॉइंट्स पहले इंपॉर्टेंट तो डिस्कस करेंगे। तो एडिटोरियल्स में इतना कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने दोस्तों अर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप डाउनलोड की हो। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उसको रेफर कर लीजिए, आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर लेक्चर्स यूपीएससी के रिस्पेक्ट से तो इंपॉर्टेंट है ही, पीसीएस एग्जाम के रिस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है, आपकी एनालिटिकल थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी एडिटोरियल एनालिसिस में वो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स मेंस हर जगह जरूरी होते हैं। करंट अफेयर्स के ही टॉपिक होते हैं ये बेसिकली। ऐप यहाँ से डाउन कर लीजिए दोस्तों, ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए पहले आर्टिकल की बात करते हैं। द चैलेंज ऑफ रिवाइविंग अ सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी। हामिद अंसारी साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के 2007 से लेकर 2017 तक। आई होप आपने दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दिया हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए इसके पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। तो भैया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया था, ये आपको हमको सबको पता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया था, ये दिसंबर 1934 में दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा, जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के पायनियर थे और रेडिकल डेमोक्रेसी के बहुत एक्टिव प्रवक्ता थे, प्रमोटर थे। ठीक है, ये जो एम.एन. रॉय ने यहाँ पे प्रपोज किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आनी चाहिए, इस पर्टिकुलर डिमांड को अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में, और इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रैल 1936 में, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू साहब। और आगे आने वाले समय में जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही हमारे प्रियम्बल का खाका तैयार करेगा। तो बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स चलती थी, तो ये पता चलता था कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग हैं वो ओवरऑल कितने रिचनेस ऑफ आइडिया के साथ बैठे हैं हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए। और हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी को वैसे भी अम्बेडकर साहब, बाबा साहब लीड कर रहे थे। जब कंक्लूडिंग सेशन आया इस पर्टिकुलर आपके लो ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो 25 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर को सिग्नेचर पड़े थे, 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने बोला कि भाई देखिए, एक छोटा सा लेक्यूना रह गया है ड्राफ्ट में। वो लेक्यूना ये था कि हमने रिकॉग्निशन नहीं दिया है प्रॉपर तरीके से फ्रैटर्निटी को। मतलब 25 नवंबर 1949 को ही बाबा साहब ने बोल दिया कि हम संविधान में फ्रैटर्निटी को जोड़ना भूल गए। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट इज अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस। मतलब सारे भारतीय एक हैं, कोई अलग नहीं है। बेसिकली सारे भारतीयों में यूनिटी है, सॉलिडारिटी है सोशल लाइफ से। फिर उन्होंने ये भी जोड़ा दैट विदाउट फ्रैटर्निटी इक्वालिटी एंड लिबर्टी विल बी नो डीपर देन कोट्स ऑफ पेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीवार के ऊपर पेंट लगाया जाता है ना, बट वो पेंट केवल ऊपर की दीवार को ढकता है, वो दीवार के अंदर तक नहीं समझता है। उसी प्रकार से अगर सोसाइटी में फ्रैटर्निटी नहीं होगी तो इक्वालिटी और लिबर्टी बस एक पेंट की तरह बन के रह जाएंगे हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। संविधान में अगर हम चाहते हैं कि वो अमर रहें, हमेशा याद रहें, तो ज़रूरी है कि इक्वालिटी लिबर्टी के साथ फ्रैटर्निटी को भी जोड़ना यहाँ पे ज़रूरी है। तो सोशल सॉलिडारिटी के साथ फ्रैटर्निटी का आइडिया बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है इंडिया के अंदर, और पब्लिक एम्पैथी के बिना ये अकॉम्प्लिश नहीं हो सकता। पब्लिक एम्पैथी समझ रहे हो ना? फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा की भावना। आप किसी कास्ट के हों, आप किसी धर्म के हों, आप दूसरे के प्रति भाईचारा की भावना रखते हैं। एक बेसिक सेंस ऑफ एम्पैथी होना चाहिए आपका दूसरे ह्यूमन बीइंग की तरफ, इंडिविजुअल की तरफ, ओवरऑल इक्वालिटी, जस्टिस और सबसे ज़रूरी फ्रैटर्निटी के कंसेप्ट को लाने के लिए। अगर आप देखो तो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस के साथ फ्रैटर्निटी को भी प्रियम्बल के प्रिंसिपल्स में जोड़ा गया। आज की डेट में इस फ्रैटर्निटी को हम लोग ग्राउंड लेवल पे एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट चूंकि हमारी सोसाइटी कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, आपके लोग जेंडर के नाम पे बहुत हद तक बटा हो। जेंडर के नाम पे बटा ही है ना, एलजीबीटी वाली डिबेट चल रही है, सेम सेक्स मैरिज, क्वेयर मैरिजेस, जो कि आपको पता ही, मैं बताते ही रहता हूँ। फिर जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को ठीक तरीके से पढ़ा है वो जानते हैं कि जब 1792 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में एडिक्ट ऑफ फ्रैटर्निटी आया था, तो उसमें यह बोला गया था कि सारी सरकारें लोगों की दुश्मन है,
और सारे लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक सिद्धांत को आचार्य कृपलानी जी ने 17 अक्टूबर 1949 में लोगों के ध्यान में लेके आया और इनके इम्प्लीकेशंस के बारे में बताया। आचार्य कृपलानी साहब ने बोला कि प्रियम्बल के जो कंटेंट्स हैं वो केवल लीगल और पॉलिटिकल नहीं है, प्रिंसिपल में वो मॉरल, स्पिरिचुअल और मिस्टिकल कंटेंट भी अपने आप में रखते हैं। तो अगर हम डेमोक्रेसी को केवल एक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फॉर्मल डिवाइस की तरह यूज करना चाहें तो कंट्री एज अ डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। हमें बेसिकली डेमोक्रेसी शब्द के मॉरल, स्पिरिचुअल और मिस्टिक इंप्लीकेशन को भी यहां पे देखना है, तभी हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी होगी। नहीं तो हमारी डेमोक्रेसी आगे आने वाले समय में ऑटोक्रेसी या इंपीरियलिज्म या फासिज्म में भी चेंज हो सकती है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। फिर ये बताया जा रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A जोड़ी गई, ठीक है ना, हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये कब जोड़ा गया था? तो भाई देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। इसमें बोला गया आर्टिकल 51A क्लॉज ई में, एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अगेंस्ट ऑल पीपल अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया। फिर अगर आप देखो तो फ्रेटर्निटी शब्द के मतलब पे भी यहाँ पे बहुत बहस हुई है। जैसे ये बोला गया कि जो फ्रेटर्निटी नाम का शब्द है, इट कैन बी यूज्ड टू डिनोट बोथ इमोशन एंड प्रिंसिपल बट इज परहैप्स जनरली यूज्ड टू डिनोट इमोशन रेदर देन प्रिंसिपल। तो वैसे तो इमोशन प्रिंसिपल दोनों को दिखाता है, बट कभी कभी इमोशन को ज्यादा दिखाता है, प्रिंसिपल को कम। तो बेसिकली फ्रेटर्निटी नाम के शब्द को हम असल में तब मीट कर सकते हैं जब नेशनलिज्म, सोशलिज्म, इन सारे कंसेप्ट्स को देश के अंदर मिला के देखा जाए, ओवरऑल एक सोशल कोहेजन इंडिया के अंदर बनाने के लिए। तो ये सब बातें ओवरऑल हामिद अंसारी साहब यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस आपको देख रहे हैं जिसका मैंने हल्का फुल्का आपको आइडिया दे दिया है, बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इंडिया स्टैंड एंड द वे हेड। आर वेंकटेश साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, हेड है पब्लिक पॉलिसी कोइंसिच के। अब यहाँ बात कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए हमेशा नियम कानून बनाना एक मुश्किल टास्क होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे गैजेट में कोई चीज़ छपती है, देखिए जब भी कोई स्टैट्यूटरी लॉ आता है उसको गैजेट में छापना पड़ता है। कोई एग्जीक्यूटिव पॉलिसी सरकार लेती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, या फिर राज्य में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो बेसिकली वो नियम कानून बनता है कब? जब गैजेट में छपता है। कल की डेट में आप IAS का एग्जाम क्वालिफाई करोगे, तो क्वालिफाई करने के बाद आपका नाम जब गैजेट में छपेगा तब आप ऑफिशियली पब्लिक सर्वेंट की तरह अपॉइंट होगे। तो बेसिकली जब ओवरऑल गजट में कोई शब्द छापा जाता है ना, तो कई बार उसका मतलब रियल वर्ड में चेंज हो जाता है। ये बात यहाँ पे बताई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम में रेड फ्लैग एक्ट लाया गया। क्या हुआ? जब मोटर कार्स बननी शुरू हुई, मोटर कार्स मतलब समझ रहे हो, कार का जब उदय हो रहा था, तो यूनाइटेड किंगडम में भी उदय हो रहा था, यूरोप में भी हो रहा था। तो उस समय पे यूनाइटेड किंगडम ने एक एक्ट लेके आया, रेड फ्लैग एक्ट। रेड फ्लैग एक्ट में क्या बोला गया कि जब भी मोटर कार चलेगी उसमें 3 ड्राइवर होंगे, एक जो व्हील पे बैठ के उसको चला रहा होगा, दूसरा जो उसके बगल में बैठा होगा, और तीसरा पैदल चल रहा होगा उस मोटर कार के साथ, ताकि आगे की कोई बग्गी या हॉर्स ड्रिवन कैरेजेस आके उस पर्टिकुलर कार से ना लड़ जाए। तो ये नियम कानून बनाया गया और इस नियम कानून का बहुत मिसयूज हुआ। इस पर्टिकुलर रेड फ्लैग एक्ट के चलते शुरू में ब्रिटेन की जो मोटर कार इंडस्ट्री है वो डेवलप ही नहीं कर पाई। यूरोप की मोटर कार इंडस्ट्री ब्रिटेन से आगे निकल गई। फिर बाद में जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि भैया इनका जो रेड फ्लैग एक्ट है ये तो इनकी ही मोटर कार इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा है, तो फाइनली इन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट को हटा दिया 1896 में। और उसके बाद ब्रिटिश मोटर कार इंडस्ट्री बहुत तेजी से डेवलप हुई। फिर रोल्स रॉयस जैसे ब्रांड्स ब्रिटेन के से उठ के आए। तो मतलब हर टेक्नोलॉजी में जब भी नया एवोल्यूशन शुरू हुआ है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने ही काइंड के रेड फ्लैग एक्ट देखने को मिले हैं। चाहे फिर वो इंटरनेट का एवोल्यूशन हो, मोबाइल फोन का एवोल्यूशन हो, हर प्रकार के इनोवेशन में इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन वाले एक्ट आ ही जाते हैं। इस समय पे जो सबसे तगड़ा इनोवेशन चल रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप इनको पूरी तरीके से अगर प्रोहिबिट कर दो तो वो एक सही अप्रोच नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि इंडिया बहुत अच्छी बात है कि एक मेजर्ड अप्रोच ले रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो रिसेंटली कुछ अपडेट्स इशू किए गए हैं। इंडिया ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला जिससे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस, मतलब PMLA एक्ट के बारे में आपने सुना ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को एक्सटेंड किया गया टू वर्चुअल डिजिटल एसेट बिजनेसेस और सर्विस प्रोवाइडर। तो जो लोग वर्चुअल एसेट्स में डील करते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की बात हो रही है, वो लोग अगर स्पेशल एक्टिविटी को नोटिफाई नहीं करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो PMLA के एक्ट उनके ऊपर लागू हो जाएंगे। 7 मार्च को यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गैजेट नोटिफिकेशन से बोला कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एप्लीकेबल होगा।
और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट कन्वर्सेंस के बीच के कन्वर्जन की भी यहाँ पे बात की गई है। कैसे एक वर्चुअल डिजिटल एसेट को दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट में इंटरचेंज किया जा सकता है, कैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, कैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, ठीक है ना, किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट्स को डिप्लॉय करके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। समझ के बात को। फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट के रिस्पेक्ट में, उनका ऑफर, उनका सेल, उसको भी यहाँ पे रेगुलेट किया जा रहा है। तो बेसिकली आप ये समझिए कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म्स हैं, जब वो ये एक्टिविटीज़ कैरी आउट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इंडिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। ये इंडिया की नेशनल एजेंसी है जो कि इंडिया के एफर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट उनको स्ट्रेंथन करती है। क्वाइंसिस जैसे जो प्लेटफॉर्म है जो कि रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं, उनको प्रॉपर तरीके से नो योर कस्टमर नॉर्म्स को रजिस्टर करना है, रिकॉर्ड करने हैं, मॉनिटर करने हैं सारे ट्रांजैक्शंस, और अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी भी प्रकार की सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आ रही है तो उसको तुरंत अर्जेंट बेसिस पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करना है। तो ये जो स्टेप्स ले रही है भारत सरकार, ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। ऑथर ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन कर रही होती, वर्चुअल एसेट्स को पूरी तरीके से बैन कर रही होती, तब तो वो प्रॉब्लम थी। लेकिन इंडिया अभी सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो नए नियम कानून है वो बैंकों को भी एप्लीकेबल है। देखिए, इस प्रकार के नियम कानून पहले से बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को अवेलेबल है सिक्योरिटीज और रियल एस्टेट्स मार्केट में। तो चाहे वो कोई स्टॉक एक्सचेंज हो, कोई भी प्रकार का आप कह लो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल डीलिंग में इन्वॉल्व है, वहाँ पे इस प्रकार के नियम कानून लागू होते हैं। और कुछ ऐसे ही नियम कानून यहाँ पे अब वर्चुअल डिजिटल सेक्टर में भी लागू किए गए हैं और इन नॉर्म्स को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में इंडियन वर्चुअल डिजिटल एसेट सेक्टर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कॉन्फिडेंस लेके आएगा, इकोसिस्टम में एश्योरेंस लेके आएगा, ओवरऑल गवर्नमेंट को और ओवरसाइट देगा वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। सबके लिए ये विन विन सिचुएशन होगी। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस प्रकार की जो रिस्क मिटिगेशन मेजर्स हैं, दे आर इन लाइन विद ग्लोबल गाइडलाइंस। जिस प्रकार की गाइडलाइंस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने निकाली हैं, फाइनेंशियल एक्सचेंज टास्क फोर्स ने निकाली हैं, कुछ अगर आप देखो तो ये जो रिस्क मिटिगेशन एफर्ट्स है ना, जो मेजर्स है ना, वो इस प्रकार की ग्लोबल गाइडलाइंस को मानते हैं। अगर FATF की बात करो तो FATF एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन प्रोवाइड करता है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स की। वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर एक एक्सटेंसिव लिस्ट है जिसमें इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस, कस्टोडियंस, हेज फंड्स, माइनिंग पूल सब आते हैं। तो इनके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग रखता है FATF। कुछ इस प्रकार की कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी होनी चाहिए, जो कि इंडिया अपने नए लेजिस्लेशंस के थ्रू लाने की कोशिश कर रहा है। तो VASP का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब वर्चुअल एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इनको रेगुलेट करना, इनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट इकोसिस्टम को मॉनिटर करने के लिए। इससे हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज लेके आ सकते हैं, काउंटरिंग, कॉम्बैटिंग कर सकते हैं, फाइनेंसिंग ऑफ टेरर प्रिंसिपल्स की, मतलब बेसिकली जिस प्रकार से भी टेररिज्म के रिस्पेक्ट में पैसों का आदान प्रदान होता है, पैसों का सर्कुलेशन होता है, उसमें डिजिटल वर्चुअल एसेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो नए सारे मेजर्स हैं, ये सब अपने तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना। खासकर ये PMLA वाले नोटिफिकेशन की तो यहाँ पे काफ़ी तारीफ की जा रही है। एक और जो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है, इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगाया जाता है। 30% का टैक्स है और उसके साथ साथ 4% का सेस है। तो ऑथर ये बोल रहा है कि भाई क्रिप्टो करेंसी को आप टैक्स करो वो ठीक है, बट टैक्स इतना आर्बिट्ररी मत रखिए कि इंडिया का क्रिप्टो करेंसी सेक्टर ग्रो ना कर पाए, क्योंकि फिर लोग बहुत ज़्यादा पीछे हटेंगे इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आप इतना ज़्यादा टैक्स रख दोगे 30% प्लस 4% सेस, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। लोग फिर ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्रिप्टो करेंसी अपने आप में ये एक सनराइज सेक्टर है और आगे आने वाले समय में ये एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ेगा। तो इन क्रिप्टो करेंसीज को, डिजिटल वर्चुअल एसेट्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को आप दबा के नहीं रख सकते। अगर आप ओवरऑल यहाँ पे इनके ऊपर एक लिमिट से ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो लॉन्गर टर्म में ये इंडिया की ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है। फिर ये बताया जा रहा है कि चूंकि इस समय पे इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है, तो G20 के अंदर जो फाइनेंशियल ट्रैक की मीटिंग हो रही है ना, वहाँ पे ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बातचीत की जा सकती है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रिस्पेक्ट में। और इंडिया यहाँ पे लीडरशिप के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर सकता है, नॉर्मलाइज कर सकता है। और ये आगे आने वाले समय में ऐसा याद रहेगा कि इंडिया की लीडरशिप में ऐसा हुआ था। तो बेसिकली इंडिया के लिए और बाकी G20 नेशंस के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रेगुलेशन को लेकर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट किया जाए। अगर आप देखो तो एशिया, जापान और साउथ कोरिया में ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट एक
फ्रेमवर्क स्टैब्लिश्ड है VASP वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स को लाइसेंस देने का। यूरोप के अंदर अगर आप देखो तो मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन ये पास किया गया यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा। तो बेसिकली दुनिया भर में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए चीजें हो रही हैं। इंडिया को ग्लोबल कोऑर्डिनेशन को लीड करना चाहिए, डोमेस्टिक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इकोसिस्टम के ऊपर प्रॉपर ओवरसाइट करनी चाहिए। इतना ज्यादा भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए कि कल की डेट में लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट ही ना करें, क्योंकि एक बैलेंस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एक रीजनेबल टैक्सेबल आप कह लो क्वांटम, ये कहीं ना कहीं इंडिया की इस इनोवेशन इकोनॉमी में कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव करेगा, इंडिया के वर्चुअल डिजिटल एसेट सेक्टर को आगे बढ़ाएगा, ताकि आगे आने वाले समय में इंटरनेशनल इकोनॉमी में इंडिया वर्चुअल डिजिटल एसेट सेक्टर का लीडर बन पाए। तो ये सब बातें हो रही है यहाँ पे बोली जा रही है। फिर नेक्स्ट क्या बात की जा रही है, द थर्ड जेन वेब इज अबाउट पब्लिक गुड। ए दामोदरम डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखिए भाई, इस समय पे जो थर्ड जनरेशन वेब है इसको दुनिया भर में प्रमोट किया जा रहा है, और थर्ड जनरेशन वेब बेसिकली गेमिंग और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। तो क्रिप्टो करेंसी की जो इंडस्ट्री है और जो गेमिंग की इंडस्ट्री है, इसको मिला के बनता है थर्ड जनरेशन वेब। ठीक है, अब 2021 में एक रिपोर्ट आई थी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम रिपोर्ट, जो कि ये बोलती है कि थर्ड जनरेशन वेब विल बी क्रूशियल फॉर इंडिया टू रियलाइज दिस $1.1 ट्रिलियन डिजिटल एसेट अपॉर्चुनिटी बाय 2032। तो इंडिया को 2032 तक अगर $1.1 ट्रिलियन की डिजिटल एसेट पोटेंशियल को रियलाइज करना है, तो यहाँ पे थर्ड जेन वेब को यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं थर्ड जेन वेब के रिस्पेक्ट में हमने अभी देखा क्रिप्टो करेंसी यानी ये आपके डिजिटल वर्चुअल एसेट्स, इनको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। अब अगर थर्ड जेन वेब में आगे बढ़ना है तो क्रिप्टो करेंसीज का प्रोपोगेशन करना पड़ेगा, ना कि उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उनका प्रोहिबिशन करना पड़ेगा, ना कि उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। अभी के लिए एक्सेसिव रेगुलेशन बोला जा रहा है भारत सरकार के द्वारा क्रिप्टो करेंसी का, जिसके चलते क्रिप्टो करेंसी का फैलाव और ओवरऑल प्रोपोगेशन थोड़ा कम हो सकता है। पॉलिसी पर्सपेक्टिव के रिस्पेक्ट से बात की जाए तो नेक्स्ट जेन वेब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स डिस्क्रिप्टर्स हैं। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट्स की बात की जा रही है, एक तो वेब 3 की बात की जा रही है, एक वेब 3.0 की बात की जा रही है। वेब 3 क्या है? इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड, प्राइवेसी ओरिएंटेड, ब्लॉकचेन ड्रिवन और क्रिप्टो एसेट फ्रेंडली। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के रिस्पेक्ट में जो पीछे ब्लॉकचेन होती है ना, तो उस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी के बेसिस पे प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए, ज़्यादा किसी को ना बताते और डिसेंट्रलाइज तरीके से, मतलब ओवरऑल सर्वर बहुत अलग अलग जगह पे बना रखे हैं, बहुत अलग अलग जगह पे साइमल्टेनियसली जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो इस प्रकार से काम हो रहा है, तो उसको वेब 3 बोला जाता है। वहीं पे वेब 3.0 की अगर आप बात करो तो वो सिमेंटिक वेब की बात करता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड मतलब ओवरऑल अलग अलग वेबसाइट से कंटेंट उठा के एक जगह पे कंसोलिडेट कर दिया। देखिए, वेब 3 और वेब 3.0 ये दोनों बहुत अलग अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल अलग है, इसमें किसी प्रकार का कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग है तो वेब 3 और वेब 3.0 को आप कुछ इस प्रकार से डोनेट कर सकते हो। अगर ये वेब 3 है तो ये वेब 3.0 है, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे आपको ओवरलैपिंग भी मिल जाएगी। तो वेब 3 अगर आपसे बात की जाए तो प्राइवेसी ओरिएंटेड, डिसेंट्रलाइज्ड, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट फ्रेंडली, और वेब 3.0 की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अलग अलग वेबसाइट से कंटेंट और नॉलेज रिसोर्सेस को कंपाइल किया और उसको और ऑथेंटिक और क्रिएटिव फॉर्म में लोगों के सामने डिस्प्ले किया। ठीक है भाई, अगर वेब 3.0 के वर्जन की अगर आप बात करो तो इसमें रोबस्ट कैपेसिटी है डाटा एनालिटिक्स फ्रंट में, ठीक है ना। जो वेब 3.0 है वो फार बेटर सर्च इंजन्स क्रिएट करता है। अगर जो दो वेरिएंट में वेब 3 की बात करो तो वेब 3 रेडिकली ट्रांसफॉर्म करता है द मैनर इन विच डाटा इज जनरेटेड, मोनेटाइज, शेयर्ड एंड सर्कुलेटेड। वेब 3 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जिस मैनर में डाटा आपका पैदा हो रहा है उस पर्टिकुलर मैनर को ही यहाँ पे रेडिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। ठीक है ना भाई, कैसे उसको मोनेटाइज करना है, कैसे शेयर करना है, कैसे सर्कुलेट करना है। तो ये जो वेब 3 है वो डिसेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज सिस्टम को एडवोकेट करता है। और इससे होगा क्या, इससे होगा कि जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बेमोहमौत का जो कंट्रोल है ना ऊपर डाटा के ऊपर, वो चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है इनके पास यूजर्स का डाटा बेस है।
तो यूजर्स के डाटाबेस को ये लोग मोनेटाइज करते हैं यूजर्स की प्रेफरेंसेस के हिसाब से। तो अगर वेब 3 को आप प्रमोट करते हो तो वेब 3 के अंदर डाटा डिसेंट्रलाइज्ड होगा, मतलब डाटा किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के हाथ में कंट्रोल में नहीं होगा, वो डाटा अलग अलग जगहों पे अलग अलग एंटिटीज के अलग अलग सर्वर्स में स्टोर्ड होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के पास यहाँ पे डाटा आप कह लो डोमिनेंस नहीं होगी। समझ के बाद वेब 3.0 में डोमिनेंस हो सकती है, वेब 3 में नहीं होगी। तो बेसिकली जो वेब 3 है वो ओलिगोपोलिस्टिक टेंडेंसी को कम करेगा, एक बड़े बेहमात के पास से डाटा कंट्रोल जाएगा। फिर भाई वेब 3 के अंदर फाइल शेयरिंग सिस्टम्स को डिप्लॉय किया जाएगा, जिसको आप बोलते हो इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम। ये क्रिप्टोग्राफिकली प्रोटेक्टेड होंगी, ज़्यादा सिक्योर होंगी, ठीक है ना। और कभी मान लो इंटरनेट नहीं है, ब्लॉकचेन्स नहीं है, तो भी आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ों को ऑथेंटिकेट करके काम कर सकती हैं। तो जो वेब 3 है वो जो डाटा स्टोरेज बैरियर्स है ब्लॉकचेन को, उनको हटा देगा। वेब 3 का जो बोल्डेस्ट एलिमेंट है, इट इज द स्ट्रेटेजिक रोल इट अटाइन्स टू नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स दैट फंक्शन एट डिजिटल पासपोर्ट्स फॉर यूजर्स टू एक्सेस ब्लॉकचेन इनेबल्ड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। तो भाई अभी क्या होता है कि ओवरऑल जब आप किसी क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करते हो तो आपका उसके अंदर एक डिजिटल वॉलेट होता है, ठीक है ना। और वो डिजिटल वॉलेट आपके बिहाफ पे कोई पर्टिकुलर एक्सचेंज कंट्रोल कर रहा होगा, वो कंट्रोल यहाँ पे हटाया जाएगा। वेब 3 इतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करेगा कि आपका डिजिटल वॉलेट होगा, बट वो डिजिटल वॉलेट कहाँ पे, किस सर्वर में, किसके रेगुलेशन के अंदर है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो अभी के लिए जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स हैं, जो कि आपके डिजिटल पासपोर्ट को, आपके डिजिटल अकाउंट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, उनकी ज़रूरत ही यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो सब कुछ यहाँ पे डिजिटल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के हिसाब से होगा। मतलब बेसिकली वेब 3 क्या कह रहा है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आज की डेट में आप कह लो सीक्रेसी एग्जिस्ट करती है, सीक्रेसी आगे आने वाले समय में और बढ़ेगी, ठीक है ना भाई। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे, मैक्रो लेवल पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमिक सिस्टम होगा, डिजिटल टोकन्स और क्रिप्टो करेंसीज की मदद से मॉनेटरी सर्कुलेशन होगा। ओवरऑल पैसा कहाँ से आ रहा है, किसके पास से आ रहा है, उसका क्या सोर्स है, वो किसी को भी पता चलने वाला नहीं है। एक बात बता दूं, ये जो वेब 3 का कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है ना, ये सरकारों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सरकार का रेगुलेशन इसमें ना के बराबर हो जाएगा। आपका डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, ओवरऑल आपके पास कितना पैसा उस पर्टिकुलर डिजिटल वॉलेट में पड़ा है, आप उस पैसे को कहाँ पे मंगवा रहे हो, किस जगह खर्च कर रहे हो, कितना उसके ऊपर टैक्स भर रहे हो, किसी को पता ही नहीं है। तो जब किसी को पता ही नहीं है तब ओवरऑल ऑब्वियसली बात है सरकार को ये बात पसंद नहीं आएगी। सरकार तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है कि भाई जो जितना पैसा कमा रहा है उससे उतना टैक्स लेना है, उतना ही उसका TDS काट दो। समझ के बात को। तो ये सब बातें वेब 3 में बोली जा रही हैं। तो वेब 3 प्लेटफॉर्म्स की ओवरऑल पोटेंशियल को तो यहाँ पे बताया जा रहा है, बट लेकिन ये वेब 3 प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल इतना ज़्यादा सीक्रेट है, सरकार को पसंद आएगा कि नहीं आएगा ये एक बड़ी डाउट है यहाँ पे। फिर इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत टैलेंट है दोस्तों, डिज़ाइन रिलेटेड इनोवेशंस इंडिया के अंदर बहुत होते हैं, तो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो वेब 3 प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो डिजिटल टोकन्स हैं वो ओवरऑल इंडिया के हैंडीक्राफ्ट एंटरप्राइजेस के इनोवेशंस को सिक्योर करके रख सकते हैं। हमारे जो ग्रास यूज इनोवेशन होते हैं मास्टर आर्टिसंस के द्वारा, उनका तेजी से डिसेमिनेशन हो सकता है, अलग अलग क्राफ्टमैन और आर्टिफिशियल कम्युनिटीज़ के पास उनका बेसिकली टैलेंट पहुँच सकता है। तो ये सब बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं। आज की डेट में इंडिया के अंदर एक मेजर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश किया जा रहा है डिजिटाइजेशन को, लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट हो रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। वेब 3 के प्रोडक्ट्स को अगर रूरल इलाकों तक पहुंचाना है तो बड़े स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है। कम्युनिटी डाटा यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर अटल भूजल योजना की बात की जाए तो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन प्रैक्टिसेस और एक्विफर कंटेमिनेशन को लेके अटल भूजल योजना एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाटा है, ठीक है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, हमारी डाटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इसको वेब 3 के डिसेंट्रलाइज एनालिटिक्स सिस्टम से थोड़ा सुधारा जा सकता है। जल जीवन मिशन के अंदर वेब 3.0 को यहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है। तो वेब 3 अब वेब 3.0 की बात की जा रही है। तो वेब 3.0 का नेचुरल एडवांटेज क्या बताया जा रहा है, एनालिटिक्स एट द एज। बेसिकली ओवरऑल जल जीवन मिशन के अंदर लोगों की अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कम्युनिटी में वाटर यूज हैबिट्स क्या है, इनको तक को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो लोगों की एक पर्टिकुलर समय पे वाटर यूज या किसी भी और प्रकार के यूज की क्या हैबिट्स हैं, क्या ट्रेंड है, इसको लॉन्ग टर्म में यूटिलाइज करके, इसकी लॉन्ग टर्म में मैपिंग करके, और उस समय पे लॉन्ग टर्म में कौन से अलग अलग नेचुरल इवेंट से कितना पानी आ सकता है, इन सब चीज़ों को कंसोलिडेटेड तरीके से तैयार करके
वार्निंग सिस्टम फॉर फ्लड्स को इवॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि जो डाटा एनालिटिक फैसिलिटीज़ हैं ये सब बेसिन लेवल पे उठाई जाएंगी और अपने आप में रीजनली डिसएडवांटेज एरिया में एस्टिमेशन और प्रेडिक्टेबिलिटी का स्कोप ये बढ़ाएंगी। चाहे वो एस्टिमेशन किसी पर्टिकुलर आने वाले इम्पेंडिंग डिजास्टर का हो, चाहे वो पर्टिकुलर एस्टिमेशन वहाँ के लोगों के रहने वाली आप कह लो एप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट्स और उनको सही समय पर फुलफिल करने का हो। थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है दोस्तों टॉपिक, मुझे पता है। जितना आसान तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ उतना समझा रहा हूँ। इस आर्टिकल को अलग से मत पढ़िएगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं। काम भर की चीज़ें मैंने सारी बता दी हैं। वेब 3.0 क्या है ये भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया आपको दिया है। हल्का फुल्का आइडिया ज़रूरी है। वैसे भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे फाइनल एग्जाम में तो आपका एलिमिनेशन टेक्निक वहाँ पर बहुत मैटर करेगी। फिर आगे, schisms within the church is deepening. The perception that the Catholic Church is uniting with the BJP is gaining ground. अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि ईस्टर के कुछ हफ्तों बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी पॉलिटिकल रोलर कोस्टर पे ये हो रहा है दोस्तों कि देखिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर ओवरऑल चाहे कैथोलिक क्रिश्चियंस हो, चाहे सीरो मालाबार चर्च के क्रिश्चियंस हो, अब यहाँ पे बहुत सारे नाम दे रखे हैं। मैं अलग अलग नाम तो यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ आपको। बेसिकली बताया ये जा रहा है कि बड़े स्केल पे जो क्रिश्चियन सोसाइटी है ना केरला के अंदर, वो अंदर से टूटी हुई है। आपको पता है कि क्रिश्चियन सोसाइटी का एक बड़ा तबका इस समय पे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है कि आरएसएस की लीडरशिप के अंदर और केंद्र की सरकार की लीडरशिप के अंदर क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वहीं पे अगर आप देखो तो जो कार्डिनल जॉर्ज एलेंचेरी है, मेजर आर्च बिशप्स हैं सीरो मालाबार चर्च के, जिसका हेडक्वार्टर एर्नाकुलम में, इन्होंने रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप की तारीफ कर दी और बोला कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंदर देश डेवलप कर रहा है, क्रिश्चियन डेवलप कर रहे हैं। तो एक तरफ एक क्रिश्चियन तबका बोल रहा है कि सरकार की रिलीजियस पॉलिसी के चलते क्रिश्चियंस को दबाया जा रहा है और दूसरा तबका बोल रहा है कि नहीं भाई क्रिश्चियंस के लिए भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है। सीरो मालाबार चर्च की बात की जाए तो इसके 45 लाख मेंबर्स हैं और ये सीरो मालाबार चर्च अंदर से कुछ हद तक टूटा हुआ है। इसमें से एक तबका कभी कभी सरकार के फेवर में बात करता है, दूसरा तबका सरकार के अगेंस्ट बात करता है, एक तबके के अगेंस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, ठीक है। फिर इन तबके में आपस में भी कुछ रेसिस्टेंस है कि किस प्रकार से क्रिसमस मॉस मतलब मास को, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर मास होता है, इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाए, इस बात को लेके भी इनके अंदर कुछ इंटरनल डिसेंशंस हैं। फिर ओवरऑल अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर चर्च का एक तबका केरला में मुस्लिम्स के अगेंस्ट लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाता है, दूसरा कहीं ना कहीं जो सीपीआई की अलायंस है, जो एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसको यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो बेसिकली काफ़ी कुछ हो रहा है इस समय पे केरला के अंदर। और बताने की बात बस ये की जा रही है कि जो क्रिश्चियनिटी की सोसाइटी है, क्रिश्चियन सोसाइटी केरला के अंदर बहुत टूटी। जैसे कि रिसेंटली अगर आप देखो तो एक ओवरऑल बिशप हैं जोसेफ प्लेनी, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, कार्डिनल एलेंचेरी के, इन्होंने ये बोला कि बीजेपी की केरला के अंदर कोई लोकसभा की सीट नहीं है, तो अगर बीजेपी नेचुरल रबर के दाम को 300 रुपये प्रति केजी कर दे फार्मर के लिए, तो हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि बीजेपी को लोकसभा के अंदर एक सीट मिल जाए केरला से। तो इस प्रकार के पॉलिटिकल प्रोमिसेस किए जा रहे हैं और ये पॉलिटिकल प्रोमिसेस आपस में काफ़ी सेग्रीगेटरी हैं, क्योंकि एक तबका एक सेक्शन को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, दूसरा तबका दूसरे सेक्शन को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो ये जो स्किज्म है वो क्लियर कट नजर आ रहा है कहाँ पे, केरला की सोसाइटी के अंदर, खासकर क्रिश्चियन सोसाइटी के अंदर। फिर नेक्स्ट प्रॉमिसिंग बिल, राजस्थान इनिशिएटिव ऑन गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हेराल्ड्स गुड टाइडिंग्स। देखिए क्या हुआ है कि भाई राजस्थान के अंदर 80 लाख लोग गिग सेक्टर में काम कर रहे हैं स्मार्टफोन रेवोल्यूशन के चलते। अब आप बोलोगे गिग सेक्टर में स्मार्टफोन रेवोल्यूशन, ये क्या बवाल है? तो भाई अगर आप अपने घर पे बैठ के ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हो, स्विगी से ऑर्डर करते हो, जोमेटो से ऑर्डर करते हो, या फिर कह लीजिए अमेजन से ऑर्डर करते हो, ओला में बैठ के अगर आप कहीं कोई राइड लेते हो, तो वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ना आपका ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, जो आपको राइड दे रहे हैं, वो गिग इकोनॉमी के लोग हैं। गिग इकोनॉमी बड़े सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट देती है। इनफॉर्मल लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं लास्ट डिकेड में गिग इकोनॉमी ने मेजर रोल किया है नौकरियां वगैरह देने का। जो यूथ और माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो इसी गिग इकोनॉमी में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। अब शुरू में तो ओवरऑल गिग इकोनॉमी को बड़ा अच्छा बताया गया, मून लाइटिंग की जा सकती है, किसी और नौकरी के साथ इसको किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं उनके। लेकिन आज की डेट में दोस्तों ऐसा हो नहीं गया है। कंपटीशन प्लेटफॉर्म्स के अंदर बहुत बढ़ गया है और इंडिया के अंदर चीप लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, लोग कम पैसे के लिए भी काम करने को तैयार हैं। तो बेसिकली गिग वर्कर्स के रिस्पेक्ट में कोई सोशल अकाउंटेबिलिटी है नहीं इन कंपनीज की। ये कंपनी बोलती है कि ये जो पर्टिकुलर गिग प्लेटफॉर्म के वर्कर्स है ना, ये हमारे एम्प्लॉयज नहीं है, दे आर पार्टनर्स। तो चूंकि वो पार्टनर है तो पार्टनर को किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाती। पार्टनर होता है। अगर आप किसी धंधे में पैसा डालते हो बिजनेस में, आप उसके पार्टनर बनते हो, तो वो बिजनेस डूबेगा तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपका पैसा डूब जाएगा। अगर वो बिजनेस चलेगा तो आपको फायदा होगा। सिंपल लॉजिक होता है। जब आप नौकरी करते हो तो आप नौकर होते हो, जब आप नौकर होते हो तो आपके पास बहुत प्रकार के सोशल इंसेंटिव्स और ऑप्शंस होते हैं।
पर बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गिग इकोनॉमी के अंदर इन पर्टिकुलर वर्कर्स को पार्टनर दिखाया जाता है और पार्टनर होने के बिहाफ पे इनको कोई प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी या रिलेटेड बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, इनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत हार्श होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए राजस्थान की सरकार लेके आई है राजस्थान प्लेटफॉर्म गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। इसको यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है। हालांकि कुछ इश्यूज बताए जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर बिल के अंदर वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा जो कि वेलफेयर पॉलिसीज को डिवाइस करेगा, गिग वर्कर्स की ग्रीवेंसेस को सुनेगा, लेकिन किस प्रकार से पॉलिसीज बनाई जाएंगी और वर्कर्स को कैसे बेनिफिट करेंगी ये अभी तक क्लियर नहीं है। फिर एक सोशल वेलफेयर कॉर्पस बनाने की बात की जा रही है जिसको एक सेस के थ्रू फंड किया जाएगा और ओवरऑल वो सेस इन्हीं प्लेटफॉर्म के यूजर्स के कंज्यूमर्स द्वारा लिया जाएगा। तो ठीक है, अगर देखा जाए तो कम से कम राजस्थान ने एक शुरुआत तो कर दी है यहाँ पे। अगर आप देखो तो इस प्रकार की स्कीमें थाईलैंड और मलेशिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। थाईलैंड और मलेशिया के अंदर इन गिग वर्कर्स की एक्सीडेंट इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी के लिए हर राइड का 2% काट के इन लोगों के फंड में डाला जाता है। तो उसी प्रकार से राजस्थान के इस बिल के अंदर भी एक सोशल वेलफेयर कॉर्पस फंड बनाया गया है जिसमें ओवरऑल जो सेस है जो कि आपके राइड से या फिर ओवरऑल आपके डिलीवरी चार्जेस से कटेगा और वो इन लोगों की भलाई के लिए इनके मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में जाएगा। रिसेंटली केंद्र की सरकार ने पास किया था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये वन ऑफ द 4 लेबर कोड्स थे, इसने भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी गिग वर्कर्स को। लेकिन ये पर्टिकुलर स्कीम अभी तक केवल पेपर पर रह गई, प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई। राजस्थान का जो नया बिल आया है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन की शुरुआत कर रहा है और इस प्रकार की शुरुआत हम हर राज्य से एक्सपेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट बाई सेकेंड इनिंग होप्स, बाइडेन ने अनाउंस कर दिया है कि 2024 के प्रेसिडेंशियल पोल में वो खड़े होंगे। जब 76 साल की उम्र पर पहली बार बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा था ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट का, और अगर वो 80 साल पे फिर बन जाते हैं तो फिर वो अपना ही रिकॉर्ड दोबारा तोड़ देंगे। उसके साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हैरिस, वो यहाँ पे जो बाइडेन के साथ रन करेंगी और इनके अगेंस्ट खड़े हैं रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप 76 साल के एज अ कंजर्वेटिव कैंडिडेट। ऐसा कभी पहले हुआ है कि ओवरऑल जो रनिंग प्रेसिडेंट है वो पिछले बार के हारे हुए प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हो? तो जी हाँ, हुआ है। 1888, 1892 में हुआ है, 1896 1900 में हुआ, 1952 1956 में हुआ। नाम यहाँ पे प्रेसिडेंट के जानने जरूरी नहीं है। पोस्ट सिविल वॉर पीरियड में यूएस में चौथी बार ऐसा यहाँ पे हो रहा है। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये ऑथर बोल रहा है कि यार यूएस की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी में क्या कोई कैरिज्मेटिक और कैपेबल लीडर ही नहीं है कि इतने बुढ़े लीडर्स को बार बार करके यहाँ पे इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि जो बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स है वो यूएस के अंदर कोई बहुत ज़्यादा है। तो जो बाइडेन ने इस बार जब अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया तो सबसे पहले जो 6 जनवरी 2021 का कैपिटल अटैक था जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने इंस्टिगेट किया था उसको दिखाया और ये बोला कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है तो ओवरऑल डेमोक्रेसी यूएस के अंदर चली जाएगी, तो आप हमें जिताइए। तो बेसिकली इस प्रकार की कैंपेनिंग बाइडेन शुरू कर रहे हैं, बट बाइडेन को बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर जवाब देना पड़ेगा। क्या बाइडेन वेल्दी अमेरिकन के ऊपर टैक्स लगाएंगे? क्या अपने सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को स्टेबलाइज करेंगे? क्या इन्फ्लेशन से लड़ेंगे? क्या मोमेंटम ऑफ जॉब क्रिएशन को मेंटेन रखेंगे? क्या एक ह्यूमन येट प्रैक्टिकल इमिग्रेशन पॉलिसी सॉल्यूशन लेके आएंगे? तो ये कुछ ऐसे जवाब हैं जो बाइडेन को देने ही पड़ेंगे। सिर्फ बाइडेन कैपिटल अटैक का नारा लेके डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करके यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। फिर पब्लिक हेल्थ बायोसिक्योरिटी पे क्या रोल होने वाला है अगले प्रेसिडेंट का? नाटो का क्या रोल होगा यूरोप के अंदर? यूरोपियन पावर्स कैसे अपने आप में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी यूक्रेन की जंग खरीदने के लिए? किस हद तक अमेरिका अपने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और जॉब्स को बढ़ाता रहेगा ताकि वो वर्ल्ड लीडर बना रहे, टेक्नोलॉजिकल लीडर बना रहे, फाइनेंशियल लीडर, इकोनॉमिक लीडर बना रहे? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन लीडर्स का जवाब इनको देना पड़ेगा, चाहे फिर वो जो बाइडेन हो चाहे फिर वो डोनाल्ड ट्रंप हो। तो पेटी पॉलिटिक्स करके दूसरे की ओवरऑल वल्नरेबिलिटीज़ को पॉइंट आउट करके आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको जेन्युइन पॉलिसी डिसीजंस लेके आने पड़ेंगे। अब ये जेन्युइन पॉलिसी डिसीजंस ये लोग लेके आ पाएंगे, ओनली समय भी बता सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें दोस्तों। अगर आप मेरी ऐप को iOS पे यूज़ करना चाहते हैं तो माई इंस्टीट्यूट करके ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड डालिए PJDDN, प्ले स्टोर पे हर्षित द्विवेदी एजुकेशन नाम से आपको ऐप मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे अभी तक मैंने एक कोर्स बनाया काफ़ी मेहनत से, आप चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।